तो बच्चों, आज हम करेंगे 10वीं क्लास का हिस्ट्री का लेसन है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी में से चीन में स्याही वह लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी थी। क्योंकि पहले पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनबीसी होते हैं सुंदर लेख जो लिखता है करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षरों के में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 870 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, अंडरलाइन कर लेना कि जापान तो कौन लाया था तकनीकी की छपाई? चीनी बौद्ध प्रचारक। कहाँ पर? जापान में। सबसे पुरानी जापान की पुरानी पुस्तक कौन सी थी? डायमंड सूत्र, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्थर और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कभी भी छपते थे और गद्यकार भी किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में एंदो, बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, के एक शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चायघर के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबें, ये पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। कितागावो उतामारो, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कौन था ये कितागावो उतामारो? 1753 ईस्वी में एंदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, जिसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने मोने और वान गंग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। सुताया जुजाबुरो जैसे प्रकाशनों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता था। फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते, इसके बाद हुनरमंद ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन में रेशम और मसाले रेशम मांग से यूरोप आते रहे थे। 18वीं सदी में चीनी कागज़ भी उसी रास्ते वहाँ पहुँचा। कागज़ ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री, मार्को पोलो कौन था? एक महान खोजी यात्री, खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था? इतालवी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले क्रूर वर्गों और भिक्षुक संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर भी छपते थे। चर्म पत्र में जानवरों की चमड़ी जिसकी सतह पर लिखा जाता था। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रक किताबें खरीदते थे। देखो, वेलम चर्मपत्र या जानवरों की चमड़े से बनी लेखन की सतह है। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता भी विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तकें मिलने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोच गए। अब सिर्फ अमीर लोग के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे।
लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी, उन्हें लाने जाने उनके रखरखाव में तमाम मुश्किलें थीं। इसलिए उनका सर्कुलेशन, चलन या गश्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती गई। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज़ और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीकी के आविष्कार से ये संभव होता था। 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंतर यह कर दिखाया। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत के में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून प्रेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर या पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी, और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातु या आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां छाप बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। तो बाकी नेक्स्ट हम अगली किताब में अगली क्लास में पढ़ेंगे।